आज भारत जिन योजनाओं को लागू कर रहा है वे केवल वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक मजबूत, आत्मनिर्भर और पर्यावरण सुरक्षित भविष्य की नींव रख रही हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी काशी में देखने को मिलती है, जहां पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने लोगों के जीवन में वास्तविक और गहरा परिवर्तन लाया है। काशी में इस योजना के तहत लगाए गए सोलर रूफटॉप न केवल हजारों परिवारों को हर महीने बिजली के भारी भरकम बिल से राहत दे रहे हैं, बल्कि उन्हें साल भर में हजारों रुपए की बचत भी करा रहे हैं। पहले जहां लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपनी घरेलू आय का बड़ा भाग बिजली बिल पर खर्च करता था, वहीं अब ये खर्च लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इस योजना का लाभ केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है। काशी के घर अब अपनी ज़रूरत की बिजली स्वयं पैदा कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे न सिर्फ ग्रिड पर दबाव कम हुआ है, बल्कि देश को ऊर्जा आयात के बोझ से भी राहत मिल रही है। इसके साथ ही ये योजना पर्यावरण संरक्षण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोलर ऊर्जा अपनाने से हजारों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे काशी धीरे धीरे एक हरित और स्वच्छ शहर के रूप में उभर रहा है। काशी का ये उदाहरण पूरे देश के लिए एक संदेश है कि जब नीतियां दूरदर्शी हों और उनका क्रियान्वयन मजबूत हो, तो वे समाज में गहरे और सकारात्मक बदलाव लाती हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने दिखा दिया है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम लोगों की बचत, सुविधा, पर्यावरण संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा चारों मोर्चों पर चमत्कार कर सकता है। आज काशी में दिख रहा ये उजाला सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य को रोशन करने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के नाते जो काम है, लेकिन सांसद के नाते भी कुछ काम करने होते हैं। मैं जरा काशी के सांसद के नाते आपको बताना चाहता हूं, और आपके हिंदी अखबार की तो ताकत है, तो उसको तो जरूर काम आएगा। काशी में 26,000 से ज्यादा घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सोलर प्लांट लगे हैं। इससे हर रोज डेली 3 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा हो रही है और लोगों के करीब 5 करोड़ रुपए हर महीने बच रहे हैं, यानी साल भर के 60 करोड़ रुपए। साथियों, इतनी सोलर पावर बनने से हर साल करीब 90,000 मैट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। इतने कार्बन एमिशन को खपाने के लिए हमें 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं। और मैं फिर कहूंगा, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना, ये सिर्फ काशी के हैं, बनारस के हैं। मैं देश की बात नहीं बता रहा आपको। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये देश को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। आज की एक योजना भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कितनी ताकत रखती है, ये उसका एग्जाम्पल है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर बोलते हुए कांग्रेस लीडर के मुरलीधरन ने कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि भारत जरूरी ग्लोबल मुद्दों पर मजबूत और साफ स्टैंड लेने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल लेवल पर भारत कोई मजबूत स्टैंड नहीं ले रहा है। जब कांग्रेस पावर में थी तो हमने अमेरिका को चीज़ों को हल्के में नहीं लेने दिया। मोदी किसी के खिलाफ कोई मजबूत एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुरलीधरन की बातें कांग्रेस पार्टी की उस बड़ी आलोचना को दिखाती हैं कि मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी में मजबूती और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की कमी है। उनके मुताबिक भारत की ग्लोबल पहचान के लिए मजबूत इंडिपेंडेंट फैसले लेने की ज़रूरत है, खासकर बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के बीच। सीनियर कांग्रेस लीडर और तिरुवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर के बारे में बोलते हुए मुरलीधरन ने कहा, वे कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। वे केरल से चुने हुए एमपी हैं। जो भी स्टैंड जरूरी है वो हाई कमांड को लेना चाहिए। उनकी बातों से पता चलता है कि थरूर के अलग राजनीतिक विचारों और पार्टी की एकता पर उनके असर को लेकर कांग्रेस के अंदर चिंताएं हैं। No, see, the international level, the India has not taken a strong stance. From the beginning, we are not against any country. But
we did not allow the America to control anything in the world also. That was our national stand, international stand. Yeah, when Congress was in power. Now, Modi did not taking any strong action against anybody. When the Pak dispute time, Trump told that, openly made a statement that we pressed India to stop the war. Modi did not deny that time. Now he's welcoming Putin. And day before yesterday, he went to airport. The new protocol, it was not done before. So his international attitude is not correct. And he should invite all opposition leaders for any dinner or lunch. That's a very serious thing. Leader of the opposition was not invited. Rahul Gandhi is the leader of the opposition. Kharge is the leader of the opposition in Rajya Sabha. They would not invite it. That's a very mistake he has done. Prime Minister invited Shashi Tharoor only. He did not invite. So, international level, don't play dirty politics. That is the stand of Congress Party. But Congress leaders says, I invite Shashi Tharoor is going there. So, do you have that kind of... No, Shashi Tharoor is not doing favorable things to Congress Party. That is true. Anyway, that action was taken by central leadership. We are not saying anything against our MP. He is our elected MP from Kerala. The stand should be taken by the High Command. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके सम्मान में आयोजित दावत में शामिल होने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विस्तृत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि ये कार्यक्रम केवल राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भारत की पारंपरिक राजनयिक मर्यादा, सांस्कृतिक शिष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गरिमा के रूप में समझना चाहिए। थरूर ने कहा, असल बात यह है कि ये एक तहजीब है जो हम आने वाले देशों और सरकारों के हेड्स के लिए दिखाते हैं कि उनके लिए दावत रखी जाए। उन्होंने बताया कि भारत हमेशा से विदेश से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों का सम्मानपूर्वक स्वागत करता रहा है, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो। ये परंपरा भारत की सॉफ्ट पावर, सभ्यता और कूटनीतिक परिपक्वता का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दावत में एक अत्यंत संतुलित, गरिमापूर्ण और प्रभावी भाषण दिया, जिसमें भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक गहराई और वर्तमान सामरिक सहयोग का उल्लेख किया गया। इसके जवाब में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भारत के प्रति सम्मान व्यक्त किया और दोनों देशों के दीर्घकालिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। थरूर ने दावत के माहौल का वर्णन करते हुए बताया कि कार्यक्रम में भारतीय अधिकारियों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाह, विदेशी मामलों से जुड़े अधिकारी, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में रूसी डेलीगेशन भी मौजूद था, जिससे ये साफ था कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिक भोजन नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद का मंच भी था। जब उनसे राजनीतिक विवादों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो थरूर ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस मामले में किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा, मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। उनके इस बयान से ये संकेत मिलता है कि वे विदेशी संबंधों से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक बहस से ऊपर उठाकर देखना चाहते हैं। थरूर का ये रुख कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के बयानों से अलग दिखता है, जो पुतिन की यात्रा और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन थरूर के बयान से ये स्पष्ट होता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्थापित प्रोटोकॉल, भारत की प्रतिष्ठा और राष्ट्रपति के संवैधानिक सम्मान को केंद्र में रखकर अपनी बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर शशि थरूर का संदेश यही था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की गरिमा, मेहमान नवाजी और बुनियादी सभ्यता को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, और ऐसे अवसरों पर विपक्ष विरोध की जगह भारत की सामूहिक छवि अधिक महत्वपूर्ण होती है। No, I mean, the fact is that this is
a courtesy we extend to visiting heads of state and government to have a banquet for them. The president made a very gracious speech, and President Putin, in turn, was very warm in his reply. There were a large number of Russians, I think, selection from their delegation who were present, and there were a number of senior Indian officials. I don't want to get into controversies. I certainly do feel that in a democracy like ours, the opposition leaders could have been there. It would have been a nice thing. But nonetheless, I think I was there more in my capacity as the chair of the Foreign Affairs Committee of Parliament. And I must say I had some interesting conversations. I'll leave it there. That's all it was. Your own party people actually don't seem very happy that you visited there and others. I think they've spoken, and I don't want to, as I say, wade into a controversy. I do regret that some of them were not invited. It's a shame that happened. But as far as I'm concerned, I did not think it would be appropriate to reject an invitation from my Rashtrapati to attend a banquet in honor of a foreign president when I have a job that entails my involvement in foreign affairs issues. That's all. Thank you. You are participating. I really don't want to go on about this. Thank you. Thanks. 2 minutes. तमिलनाडु कांग्रेस प्रेसिडेंट के सेल्वा पेरुंथगई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सभी समुदायों, धर्मों और वर्गों के लोगों के नेता हैं, किसी एक धर्म या समूह के नहीं। उन्होंने कहा डीएमके के मुख्यमंत्री सभी लोगों के होते हैं, किसी एक धर्म के नहीं। हमारे संविधान में जो लिखा है हमारे मुख्यमंत्री वही लागू करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में जानबूझकर तनाव और हिंसा पैदा करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और सत्ताधारी मोर्चा ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देगा। उनके अनुसार तमिलनाडु की जनता सौहार्द, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करती है, इसलिए बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति यहाँ काम नहीं करेगी। सेल्वा पेरुंथगई के इस बयान से साफ है कि आने वाले राजनीतिक माहौल में कांग्रेस और डीएमके एकजुट होकर कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं, साथ ही बीजेपी के कथित ध्रुवीकरण एजेंडे का विरोध भी कर रहे हैं। डीएमके चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल पीपल, नॉट वन रिलीजियन. What Indian Constitution say, our honorable chief minister going to implement. They want to create the problem. They want to create the violence, BJP. We will not allow to create the violence. Thank you. Thank you. अभी आए बिहार के चुनाव नतीजों ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। परिणामों ने साफ कर दिया है कि जिन पार्टियों ने बड़ी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाले रखी थीं, उन्हें जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा है। स्थिति इतनी खराब रही कि पार्टी लगभग मूर्छित नजर आई। कई सीटों पर उनके प्रत्याशी मुकाबले में भी नहीं दिखे। वहीं आरजेडी, जो खुद को बिहार की मुख्य विपक्षी शक्ति मानती थी, नतीजों के बाद पूरी तरह असमंजस में है। न तो रणनीति काम आई, न गठबंधन की सियासत और न ही नेतृत्व की अपील। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जिस पार्टी ने पूरे चुनाव में बड़ी बड़ी बातें की कि वो सत्ता की चाबी रखेंगे, प्रदेश में नई दिशा देंगे, वो मुश्किल से 3 सीटों पर अपनी जमानत बचा पाई। बाकी सभी जगहों पर जनता ने उन्हें सीधे सीधे खारिज कर दिया। इसके उलट एक और पार्टी थी जिसके नेता ने चुनाव से पहले बड़ी आत्मविश्वास से दावा किया था कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, लेकिन जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उनके खुद के एमएलए भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। उनके सारे दावे जमीन पर आते आते ध्वस्त हो गए। इन नतीजों ने एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार की जनता शोर नहीं, काम देखती है, वादों नहीं, विश्वसनीयता को तवज्जो देती है। और जो भी जमीन से कटकर सिर्फ पदों के सपने देखता है, जनता उसे चुनावी नतीजों में आईना दिखाने में देर नहीं करती। अभी बिहार के नतीजे आए हैं। कांग्रेस मूर्छित है। राष्ट्रीय जनता दल को समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसी पार्टी थी जो अपने 3 जगह पर जमानत बचा पाई, बाकी सब साफ हो गया। और एक ऐसी पार्टी थी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने चले थे, एक एमएलए भी जीत नहीं पाए। ये मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास और नीतीश कुमार जी के काम पर भरोसा, इसको बिहार की जनता ने मोहर लगा करके भेजा और अप्रत्याशित जीत हासिल कराई। ये आपने देखा है। महाराष्ट्र की जीत हमने देखी, हरियाणा की जीत हमने देखी। ये सारी जीतें किस बात को बता रही हैं? कि अब भारत की राजनीति बदल गई है। अब जात के आधार पर, मजहब के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाकर
अब राजनीति नहीं होगी, अब राजनीति होगी तो मोदी जी के कहे अनुसार सेवा की राजनीति होगी और सेवा के माध्यम से जनता की सेवा की जाएगी। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।